नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात शाहरुख खान के खिलाफ हुई अभद्रता के दूसरे चैप्टर की, जिसमें एंट्री हुई है जगत गुरु रामभद्राचार्य की भी। उन्होंने शाहरुख खान को ढाका प्रेमी कहा। आपको इंदौर भी लेकर चलेंगे। वहां की लैब रिपोर्ट से पानी में मौत बांटने वाले बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। बात ईरान की, जहां प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई गईं। ट्रंप खमनेई से नाराज हैं, ईरान में सेना उतारने की धमकी दे दी है। एक रिपोर्ट जम्मू कश्मीर से, वहां पहली बार एनएसजी के कमांडो एंटी फिदाइन मिशन वाला अभ्यास कर रहे हैं। क्या खतरा है यह जानना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले खबर मीर यार बलोच के 5 लाख सैनिकों वाले बलोच आर्मी के ऐलान की। इस ऐलान के साइड इफेक्ट्स मुनीर की फौज में दिखने शुरू हो गए हैं। ध्यान से देखिएगा यह खबर। पहली बड़ी खबर, बलूचिस्तान में बनेगी 5 लाख सैनिकों की बलोच आर्मी। बड़ी खबर ये देखिए, मीर यार बलोच ने क्या बलोच आर्मी बनाने का ऐलान। मीर यार बलोच के ऐलान से पाक फौज में हड़कंप। और दूसरी बड़ी खबर, 2026 में बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराने का प्रण। दुनिया भर में बनाए जाएंगे बलूचिस्तान के दूतावास। की नींद उड़ाने वाला मीर यार बलोच का दूसरा बड़ा ऐलान। दूतावास बनाने की बात की है। मीर यार बलोच यानी एक ऐसा विद्रोही नाम जिससे पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की पूरी सेना खौफ खाती है, डरती है, परेशान रहती है। उन्हीं मीर यार बलोच ने नए साल पर 2 ऐसे ऐलान किए हैं जिनसे फील्ड मार्शल मौलाना मुनीर का पसीना छूटना तय है, क्योंकि मीर यार बलोच के इन दोनों ऐलान में बलूचिस्तान की आजादी और पाकिस्तान के टुकड़े वाले क्रांतिकारी सपना। पहले बात करते हैं बलोच आर्मी की, जिसके गठन की घोषणा करके मीर यार बलोच ने पाकिस्तानी फौज में खलबली मचा दी है। मीर यार बलोच ने जिस ताकतवर बलोच आर्मी का संकल्प लिया है, वो जल, थल और नभ तीनों जगह से ऑपरेट करेगी, यानी तीनों विंग्स। हमने इस पर एआई वीडियो बनाने का प्रयास किया। आप भी देखिए भविष्य में कैसी दिख सकती है ये बलोच आर्मी। ध्यान से देखिए, एक बार फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। एआई वीडियो है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है। जिसके पास अपने फाइटर जेट होंगे, जिसके पास अपने अपने टैंक होंगे, जिसकी आर्मी जमीन, आसमान और समंदर से पाकिस्तान की सेना पर प्रहार करेगी। अंदाजा लगाएं, अभी इनके पास आर्मी नहीं है तो पाकिस्तान फौज के पसीने छूटते हैं, हालत खराब होती है बलूचिस्तान के हमलों से। कुल मिलाकर जैसा कि मीर यार बलोच ने घोषणा की है, सेना के तीनों अंगों में सैनिकों की यह संख्या 5 लाख से ज्यादा होगी। इस नंबर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे इसका डिस्क्रिप्शन आने वाला है। यानी बलूचिस्तान के विद्रोही गुट 5 लाख जवानों की बलोच आर्मी बनाएंगे। 5 लाख की बलोच आर्मी बनाकर पाकिस्तान से सीधी जंग लड़ेंगे। 2026 में ही, यानी इसी साल, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी दिलाने के लिए जंग के मैदान में उतरेंगे ये सैनिक। हमारी रिसर्च में पता चला है कि मीर यार बलोच ने इस सिलसिले में 1 जनवरी को ही ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा, एक्स पर। इस पोस्ट की शुरुआत में उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज लिखा, फिर लिखा बलूचिस्तान गणराज्य में आपका स्वागत है। इसके बाद बलोच नेवी, बलोच एयरफोर्स और बलोच आतंकवाद विरोधी बल तैयार करने की बातें लिखी हैं। यह भी लिखा है कि ये तीनों सेनाएं बलूचिस्तान की जमीन, समंदर और आसमान की रक्षा करेंगी। वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर कट्टरपंथी ताकतों से लड़ेंगे और उन्हें हराएंगे। इस पूरी पोस्ट में पाकिस्तान का डायरेक्ट नाम लेकर चेतावनी नहीं दी गई है, लेकिन इशारा साफ तौर पर पाकिस्तान के लिए ही था। ऐसे में उनके प्राइम टारगेट पर असीम मुनीर आ सकते हैं, यानी मुनीर फिर से बंकर में छिपने के लिए तैयार हो जाएं, जैसा उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय किया था। प्रैक्टिस तो है ही उन्हें। बलूचिस्तान में कई अलग अलग विद्रोही गुट एक्टिव हैं। एक का नाम है बलोच लिबरेशन आर्मी, दूसरे का नाम है बलूचिस्तान मुक्ति सेना। एक और भी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं आती है, वो है बलोच रिपब्लिकन आर्मी। ये सब एक साथ मिलकर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ
गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। अंजाम देखिए, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए बरसों से स्वघोषित लड़ाई लड़ रहे हैं। ट्रेन हाईजैक करने से लेकर पाकिस्तान की सेना पर छिपकर हमला करने तक कई बड़े अटैक हाल के दिनों में किए गए हैं। कई पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब बलूचिस्तान में एक संगठित सेना बनाई जाएगी। इस सेना के 3 अंग होंगे और ये पाकिस्तानी फौज पर छिपकर नहीं, खुलकर वार करेंगे। पाकिस्तान से पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल युद्ध लड़ेंगे। मुनीर के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ग्लोबल फायर पावर 2025 के अनुसार पाकिस्तानी सेना के पास करीब 13,11,000 आर्मी जवान हैं, 1,24,000 नौसैनिक हैं और 78,000 वायु सैनिक। दिखने में ये एक बड़ी सेना लगती है, लेकिन इनके सामने अब अपने ही घर के अंदर से 5 लाख बलोच आर्मी की चुनौती होगी। मुनीर का कई फ्रंट पर घिरना तय है। बलूचिस्तान में 5 लाख वाली बलोच आर्मी से संघर्ष करना होगा। डूरन लाइन पर तालिबान की सेना से मुकाबला करना होगा। भारतीय सेना पाकिस्तान का क्या हश्र करती आ रही है, यह पूरी दुनिया ने पिछले साल एक बार फिर मई के महीने में देखा है। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना है, इस वक्त बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में बड़े हमले पाकिस्तानी सेना पर हो रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का ऐसा खौफ है कि पाकिस्तान के कोर कमांडर बैरक से निकल ही नहीं रहे। हालांकि एक बड़ा सवाल, बलोच आर्मी बना पाना आसान नहीं होगा। इसके लिए बड़ी फंडिंग चाहिए होगी। तीनों सेनाओं के लिए जरूरी हथियार कहां से मिलेंगे? कौन सा वो देश होगा जो मीर यार बलोच को बिना वैश्विक रुकावट आसानी से हथियार बेच पाएगा? टैंक, तोप, फाइटर जेट, मिसाइलें, युद्धपोत मीर यार बलोच को कहां से मिलेंगे? सोचिए, कहां से मिलेंगे? अमेरिका, रूस या फिर चीन? खैर, और आर्मी तब बनेगी, हथियार तब मिलेंगे जब बलूचिस्तान को एक देश के तौर पर वैश्विक मान्यता मिल जाएगी। यानी कूटनीति की बिसात भी साथ में बिछानी पड़ेगी। चीन तो नहीं देगा, क्योंकि वो बलूचिस्तान में ऑपरेट करता है। कूटनीति की बिसात, एक ऐसी बिसात जिसमें पाकिस्तान की मात तय हो सके, तब जाकर ये सपने साकार होंगे। ये बात मीर यार बलोच भी समझते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने दुनिया भर में दूतावास खोलने की घोषणा भी साथ में कर दी है। लेकिन वो भी तब पॉसिबल होगा जब उनको मान्यता मिलेगी। उन्होंने आगे लिखा है, नए वर्ष में हम 190 देशों में बलूचिस्तान के राजनयिक मिशन को शुरू करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि बलूचिस्तान गणराज्य को जल्द से जल्द मान्यता देने के लिए विश्व को मनाया जा सके। हमने इस संबंध में जानकारों से बात की। मीर यार बलोच की राह कितनी आसान या कितनी मुश्किल है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। अगर आप सोचे सिर्फ 5 लाख लोग मिलकर एक कंट्री को बना पाएंगे, अपने आप को आज़ाद कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुनीर के पास एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज फोर्स है, एयरफोर्स है, ग्राउंड फोर्सेस हैं, दमन चक्र के लिए एक बड़ी अच्छी सरकार है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ISI है, सभी कुछ उसके एडवांटेज में है। सो इसलिए सिर्फ 5 लाख एक अच्छी शुरुआत ज़रूर हो सकती है, बट अपने आप में हर एक बलूच को उस आर्मी का पार्ट बनना पड़ेगा। बलूच को भी एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी बनानी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज्ड एयरफोर्स का पार्ट लेना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज्ड नेवल तौर पर अपने आप को रखना पड़ेगा, और इन सब के साथ साथ उन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स चाहिए जो इसके लिए पैसा इकट्ठा कर पाएगी, चीज़ों को खरीद पाएगी, चीज़ों को अपग्रेड कर पाएगी। और फिक्र में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NSG के एंटी फिदाइन ऑपरेशन की। जम्मू के कठुआ में जिस इमारत को आप अभी देख रहे हैं, वहां आतंकी घुसे हुए थे। जैसे ही यह खबर आई, तभी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और NSG कमांडो अपने हथियार के साथ पहुंच गए। इमारत को चारों तरफ से घेर लिया गया। तभी इमारत के अंदर जबरदस्त धमाका हुआ। कुछ देर बाद इस इमारत से एक आतंकी को पकड़ा गया। दरअसल ये जम्मू कश्मीर पुलिस और NSG की एक जॉइंट ड्रिल है, जिसके तहत सुरक्षा का अभेद चक्र तैयार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त फिदाइन हमले का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए अति संवेदनशील इलाकों में एक बड़ा एंटी फिदाइन ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ड्रिल में NSG के कमांडोज ने आतंकियों को कैसे पकड़ा, फिक्र की इस रिपोर्ट में देखिए।
तारीख 2 जनवरी, जगह जम्मू के कठुआ में पुलिस स्टेशन का रेसिडेंशियल क्वार्टर। सुरक्षा एजेंसियों तक अलर्ट पहुंचा कि इस इमारत में जैश ए मोहम्मद के कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और एनएसजी कमांडोज अपने अल्ट्रा मॉडर्न हथियारों के साथ पहुंच गए। इसके बाद चलाया गया एंटी फिदाइन ऑपरेशन। खुफिया एजेंसियों को लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि आतंकी संगठन स्लीपर सेल के जरिए पुलिस थानों, सुरक्षा कैंपों और अहम प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की फिराक में हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने मॉक ड्रिल की। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के अंदर इस समय जो आत्मघाती हमलावर हैं वो फिदाइन हमला करने के लिए यहाँ घुसे हुए हैं। एक होस्टेज लाइक सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है और इस होस्टेज लाइक सिचुएशन से निपटने के लिए इस समय एनएसजी की जो टीम है वो लगातार, अगर आप देखेंगे, वो पेड़ों के बीच में से डॉग स्क्वाड को, स्वान को लेकर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरी बिल्डिंग की घेराबंदी की जाएगी और उसके बाद बड़ा साझा अभियान यहाँ पर उन आतंकियों को, ये देखिए, ये ग्रेनेड ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है किस तरीके से, और अब यहाँ से एनएसजी के कमांडो जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। सामने अगर तस्वीर देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्वान जो है एनएसजी का वो यहाँ पर मौजूद है और उसके साथ साथ में पीछे अगर आप देखिए ये जो टैंक लगा हुआ है, ये देखिए दूसरा ब्लास्ट हुआ है, यानी कि लगातार यहाँ पर दहलाने की कोशिश जो है वो आतंकियों की तरफ से ग्रेनेड फायर किया जा रहा है और ऐसे में किस तरीके से बचाव करना है ये सबसे बड़ी कवायद होगी। एनएसजी कमांडोज जैसे ही इमारत की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाते, अंदर मौजूद आतंकी ग्रेनेड फेंक कर धमाका कर देते। एनएसजी कमांडोज अपने साथ स्निफर डॉग्स भी लेकर पहुंचे थे। कुछ ही देर में ये एंटी फिदाइन ऑपरेशन सफल हो गया और इमारत के अंदर से एक आतंकी को पकड़कर बाहर लाया गया। एक बड़ा साझा अभियान इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस और एनएसजी का यहाँ पर चलाया जा रहा है। ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो इस समय अगर आप देखें, ये बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग के अंदर 2 आतंकी घुसे हैं और एक एक करके एनएसजी के जो कमांडोज हैं वो बिल्डिंग के अंदर इंटरवीन कर रहे हैं। यानी कि एक स्ट्रेटजी होती है। पहले अगर आप देखेंगे तो ऊपर की बिल्डिंग, अगर जहाँ पर रोशनदान है वहाँ पर भी देखिए एनएसजी के कमांडो जो हैं वो एक एक एरिया को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा स्वान एनएसजी का जो है वो इस टुकड़ी के साथ में है। आतंक के खिलाफ एंटी फिदाइन ड्रिल तो सफल हो गई, लेकिन जम्मू के लिए ये खतरा नया नहीं है। साल 2015 में आतंकियों ने पहले हीरानगर थाना इलाके में फायरिंग की, इसके बाद राजबाग पुलिस स्टेशन पर हमला किया। इस दौरान कई जवान शहीद हुए थे। इसके बाद जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने रणनीति बदली। फिदाइन हमलों की जगह हिट एंड रन की रणनीति अपनाई, जंगलों में छिपकर हमला किया और फिर दुर्गम इलाकों में गायब हो गए। पूरे जम्मू कश्मीर के जो सरहदी सीमावर्ती इलाके हैं उन इलाकों में इस तरीके के ऑपरेशन जो हैं वो इस समय तेज कर दिए गए हैं। ये एक आतंकी जो है उसको फिलहाल जो है वो पकड़ लिया गया है और एनएसजी की टीम जो है वो उसको नी डाउन करवाया है उसको बाकायदा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से जो अंदर आतंकी मौजूद हैं, जो गन पॉइंट पर जिन्होंने होस्टेज बनाकर रखा हुआ है, उनको भी न्यूट्रलाइज करने की कवायद इस समय चल रही है। हाल ही में दिल्ली में लाल किले के पास फिदाइन हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आतंकी फिर अपनी रणनीति बदल सकती है। इसी को ध्यान में रखकर बड़ी ड्रिल की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, एनएसजी और कई एजेंसियां आतंक को कुचलने के लिए अलर्ट मोड में हैं। जम्मू के कठुआ से रमन सैनी की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब आपको गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी जयपुर लेकर चलते हैं, जहां प्रशासन की कार्रवाई से पत्थरबाजों का रंग उड़ा हुआ है। जयपुर के चोमू कस्बे में आज सुबह प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू किया। ये वही इलाका है जहां 26 दिसंबर की सुबह अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर भारी पथराव किया गया था। भीड़ हिंसक हो गई थी और उस हिंसा में कई पुलिस वाले भी घायल हुए थे। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग किया और हल्का बल भी उनको इस्तेमाल करना पड़ा। जैसे तैसे भीड़ को तितर बितर किया गया। उस दिन वहां कुछ देर के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद करनी पड़ी थी। उस पत्थरबाजी से शुरू हुआ यह मामला आज बुलडोजर पर खत्म हुआ है। आज सुबह प्रशासन की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ चोमू के उसी इलाके में पहुंची जहां कुछ दिन पहले उस पर पथराव किया गया था। बीते कुछ दिनों में पुलिस ने 23 पत्थरबाजों के घरों पर नोटिस चस्पा किया और जवाब देने के लिए 31 दिसंबर तक का वक्त भी दिया। नोटिस की मियाद पूरी होने पर प्रशासन ने उन पत्थरबाजों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। आपको बता दें कि 26 दिसंबर को हुई पत्थरबाजी की उस घटना में 110 लोगों को डिटेन किया गया था।
उन लोगों में से 19 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में जिन आरोपियों के नाम सामने आए उनमें 15 लोग फरार बताए जा रहे हैं। आज चोमू नगर परिषद के दस्ते को इमाम चौक के पास तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान मलबे से एक एयर गन और एक फरसा भी मिला। इस पूरी कार्रवाई के दौरान वहां भारी पुलिस बल की तैनाती रही। कुछ लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई को सही बताया, जबकि कुछ ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। ये बड़ी कार्रवाई है जयपुर के चोमू इलाके में। ये देखिए पठान चौक की कॉलोनी है और आप देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर एक्शन। ये वही कॉलोनी है जहां से पत्थरबाजों ने पत्थर बरसाए थे, कानून को हाथ में लिया था। एक बुलडोजर, दो बुलडोजर, तीन बुलडोजर। देखिए आप, ये प्रशासन की कार्रवाई। भाई अतिक्रमण लगा कहीं नगर पालिका को, उसने हटा दिया तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बिना नोटिस कार्रवाई हो रही है और कुछ नहीं, बिना नोटिस कार्रवाई हो रही है। कई जगहों पे बिना नोटिस कार्रवाई हुई है। चोमू में जिन असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लेकर उपद्रव फैलाया था और उसके विरुद्ध प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने स्पष्ट और कठोर कार्रवाई की है, क्योंकि इस तरह के उपद्रवी हमारे लिए नहीं, हमारे समाज के लिए भी घातक है। देखिए, नगर परिषद प्रशासन के द्वारा कुल 23 अतिक्रमण इसमें चिन्हित किए गए थे और आज कार्रवाई करते हुए 20 अवैध जो अतिक्रमण थे उनको ध्वस्त किया है। देखिए, आप बता रहे हैं पत्थरबाज, इसमें हो सकता है ये जो अतिक्रमण जो चिन्हित किए हैं उसमें कुछ बदमाशों के भी इसमें अतिक्रमण थे जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर रखा था, उनको भी हटाया गया है। फिक्र में अब आपको एक फिल्मी पोस्टर दिखाते हैं जिसका नाम है गद्दार। ध्यान से देखिए जरा। इसे देखकर कई लोगों को हैरानी होगी कि वर्ष 2001 में आई इस फिल्म के लीड एक्टर तो सनी देओल थे, तो इस पर शाहरुख की तस्वीर क्या कर रही है और वो कौन है? ध्यान से देखिए। तो इसकी वजह है आईपीएल में शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स का वो फैसला जिस पर इस वक्त देश में बड़ा गदर छड़ा हुआ है। वैसे इसका एक एपिसोड हमने आपको कल इसी शो में दिखाया भी था, लेकिन अब ये चिंगारी इतनी तेज है और इतनी तेजी से फैल रही है कि इसका दूसरा एपिसोड आज फिर से दिखाना जरूरी था। सबसे पहले आईपीएल में केकेआर द्वारा बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ में खरीदे जाने के बाद शाहरुख के विरोध में नफरत के कीवर्ड्स देखे। इनमें शामिल है देश का गद्दार, देशद्रोही, हिंदू विरोधी, पाकिस्तान प्रेमी और अब इसमें बांग्लादेश प्रेमी भी जुड़ गया है। शाहरुख खान के खिलाफ गदर में अब नई एंट्री हुई है तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य की, जो आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के खरीदे जाने से बड़े आहत हैं और अब ये भी अपनी जुबान से शाहरुख के खिलाफ राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। हिंदुओं के सहयोग से ही बांग्लादेश बना था और बांग्लादेश पर अत्याचार यदि होगा तो हम तो नहीं सहन करेंगे। सरकार को नहीं सहन करना चाहिए और आक्रामक रुख अपनाना होगा। वहीं देश के जो हीरो हैं शाहरुख खान फिल्म अभिनेता, वो बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर को भारत में खिलाना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, वो तो करेंगे ही। कोई हीरो नहीं है। शाहरुख खान का जो चरित्र रहा है हमेशा पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो तो निरंतर शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका, निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। शाहरुख खान के करोड़ों फैंस उनके खिलाफ इस तरह के शब्दकोश से बड़े नाराज हैं और उसके जवाब में अपने तर्क दे रहे हैं। शाहरुख के विरोधी पूछ रहे हैं कि उन्होंने आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर को क्यों खरीदा। समर्थकों का जवाब है, भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच भी तो खेला था, तो अब दिक्कत क्यों है? शाहरुख के विरोधी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, तो प्रशंसकों का तर्क है, पहलगाम हमला पाकिस्तान प्रायोजित था तो फिर पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेला। शाहरुख पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे लोगों का कहना है कि उनकी फ्रेंचाइजी ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदकर गलत किया है। तो समर्थकों का सवाल है, फिर पाकिस्तान से मैच खेलना सही कैसा था? शाहरुख के विरोध में आवाज उठाने वाले कह रहे हैं, जिस बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है
उसका खिलाड़ी भारत से नोट कमाए, यह कैसे जायज है? तो समर्थन में तर्क देने वाले पूछ रहे हैं, अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदना गलत है तो सरकार बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में खिलाने पर औपचारिक बैन क्यों नहीं लगाती है? शाहरुख के फैसले से नाराज साधु संत, कथावाचक और कई बीजेपी नेता उन्हें देश का गद्दार बता रहे हैं। तो किंग खान के फैंस का सवाल है, जब सरकार और बीसीसीआई जिम्मेदार, तो शाहरुख कैसे हुए गद्दार? ये खान गैंग बॉलीवुड का महागद्दार है। कश्मीर में आपदा आई, पाकिस्तान में तो करोड़ों रुपए बहा दिया। हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी घटना कभी दिया इसने 2 रुपया? हिंदुस्तान वासियों, इनकी पिक्चरों का बहिष्कार करिए। शाहरुख खान को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से जो उन्होंने किया है, मेरी निगाह में या देश की निगाह में बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। देखिए, इस देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए। खेल के अपने नियम होते हैं और खेल पर कोई ऐसा लागू नहीं होता है, पर हम खेल के साथ ये कहेंगे कि राष्ट्र के लिए और समाज के लिए वो कुछ बोलें। तो शाहरुख खान ने अगर एक खिलाड़ी को खरीद लिया, खिलाड़ी होता है, उसके लिए सरहदें नहीं होती। खिलाड़ी के लिए जैसे एक्टर के लिए सरहदें नहीं होती, खिलाड़ी के लिए भी सरहदें नहीं होती। आपके पेट में दर्द क्यों है? अब शाहरुख खान पर सियासत भी जमकर हो रही है। कुछ बीजेपी नेता उन पर विवादित बयानों की गुगली फेंक रहे हैं, तो कांग्रेस बीजेपी सरकार और बीसीसीआई के खिलाफ सवालों के फ्री हिट लगा रही है। देखिए, बांग्लादेश सरकार और भारत सरकार के बीच में जो रिश्ते हैं वो एक अलग बात है, वो हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। लेकिन जो अवैध बांग्लादेशी भारत में आते हैं, इन घुसपैठियों को हमें निकालना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि लोगों को देशद्रोह का सर्टिफिकेट इशू करने से पहले भाजपा और भाजपा के जो समर्थक हैं वो इस बात को बताएं कि गृह मंत्री के बेटे, अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी ने क्रिकेटर्स को उस पूल में क्यों लिया जहां से उनकी नीलामी हो सकती थी, जहां से वो खरीदे जा सकते थे। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं शाहरुख खान जो है, एक तो पहले लोग डाउट करते थे कि ये कहीं ना कहीं आईएसआई का एजेंट है, तो शाहरुख खान के ऊपर एफआईआर दर्ज हो और इसको देश से निकाल करके बांग्लादेश भेज देना चाहिए। सबसे पहले तो बांग्लादेश से जितने भी राजनीतिक संबंध है उसको खत्म करना चाहिए। दूसरी बात, जो बांग्लादेश है उनकी जो प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ से विदेश भागी हुई है, उनको देश के अंदर शरण दे रखी है सरकार ने। तो सबसे पहले केंद्र सरकार से उनकी जो शरण है उसको खत्म करके उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाना चाहिए। क्या बांग्लादेश आईपीएल में नहीं खेलेगी? पहले तो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को ये तय कर लेना चाहिए और घोषित कर देना चाहिए। अब फिक्र देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की, और ये फिक्र हम लगातार कर रहे हैं, जहां जहरीला पानी जो है, सोचिए उससे क्या क्या हुआ है। जहरीले पानी को पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 15, कल ये संख्या 8 थी और आज 15। जिस तेजी से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और जिस तरह के हालात हैं, वो दिन दूर नहीं जब पानी पर इस तरह का लेबल लगाना शुरू हो जाएगा कि पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। संभल कर पानी पिएं, जान भी जा सकती है। जरा सोचिए कि पानी की बोतल के ऊपर डेंजर का कंकाल वाला निशान लगा हो, जैसे फिनाइल पर लगा होता है, तो क्या होगा? आपको यह अतिशयोक्ति लग रही होगी, लेकिन सोए सिस्टम का ध्यान खींचने के लिए यह ग्राफिक जरूरी है। शायद कोई जग जाए और गंदा पानी पीने से ऐसी मौत ना हो। यह ग्राफिक्स बनाकर हमने सिस्टम के चेहरे पर जिम्मेदारी के कुछ छींटे मारे,
ताकि गहरी नींद खुल जाए। जैसे जैसे लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, सरकार पर हमले तेज होते जा रहे हैं। पीड़ित परिवार और विपक्ष ने सरकार पर जानबूझकर लापरवाही का आरोप लगाया है। सरकार के मुआवजे से लोग गुस्से में हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या मुआवजे से मरने वाले की जान वापस आ सकती है? वैसे सवाल सही है। सवाल यह भी है कि क्या अधिकारी और मंत्री खुद ये गंदा पानी पिएंगे? हालांकि चारों तरफ से घिरी एमपी सरकार ने आज फायर फाइटिंग शुरू कर दी। पहली बार कुछ दिखावे वाले एक्शन भी किया। इंदौर के अपर आयुक्त को तत्काल हटा दिया गया है। नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रभारी इंजीनियर से जल वितरण का काम वापस ले लिया गया है। डीएम को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। सवाल यह है कि अफसरों पर तो एक्शन हो गया, जनप्रतिनिधियों और नेताओं की जिम्मेदारी कब तय होगी? या फिर सरकार उनको जिम्मेदारियों से मुक्त मानकर चल रही है, उन्हें डिस्काउंट देकर चल रही है? सोचिए जरा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भागीरथपुरा की है और ये जो पाइपलाइन देख रहे हैं इसी पाइपलाइन में लीकेज हुआ था जिसमें सीवेज का पानी मिला। मगर अब बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं कि अभी तक उस सिस्टम को हम पता ही नहीं लगा पाए हैं। कुछ देर पहले ही हमने ये तस्वीरें दिखाई थी कि देखिए किस तरह से लीपा पोती की गई थी, मगर अब इस लीपा पोती पर भी मिट्टी डाली जा रही है। ये दुर्घटना का कारण क्या है उसकी जड़ पे जाने का के लिए पूरे प्रशासन को उन्होंने लगा के रखा है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना हुई है और जो दोषी हैं उनका भी जांच के बाद पता लगने पर कड़ी कार्रवाई हुई। सर कार्रवाई हुई सर। सर आपको हटाया गया, आप क्या कहेंगे सर? सर आपको अपनी सफाई देनी चाहिए, कम से कम बताना चाहिए जो कार्रवाई की जा रही है। लगभग 15 लोगों की यहाँ पर डेथ हो चुकी है। 15 लोगों की मौत हो 15 लोगों की डेथ हो चुकी है। 8 दिन से यहाँ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मिले, लेकिन कोई ऐसा लीकेज सीपेज या ड्रेनेज मिला ऐसा कुछ भी नहीं मिला अभी भी। मेडिकल कॉलेज से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें भी इस चीज़ की पुष्टि हुई है कि इस पानी में कहीं ना कहीं लीकेज के कारण कंटामिनेशन हुआ है। कोर्ट में सुनवाई के कुछ देर पहले स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई, उसमें जो आंकड़ा दिख रहा है वो मृत्यु 4 की बताई गई है। जो मृत्यु 4 की नहीं, वो 8 से 15 लोगों की हो सकती है। बहुत बड़ी लापरवाही यूँ कही जा सकती है। लोगों के प्राण गए, इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है? और शासन और प्रशासन को अति से ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। इस देश का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21, वो कहता है राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज अ फंडामेंटल राइट, मेकिंग इट अ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड इट। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हमारा फंडामेंटल राइट है। सोचिए अब जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए? सोचिए, अगर पीने का पानी जहरीला है तो यह समझने की जरूरत है कि क्या यह कोई सामान्य लापरवाही है? सोचिए, या फिर जानबूझकर और पूरे होशो आवाज में की गई यह जानलेवा गलती है। TV9 भारतवर्ष की टीम ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल की तो यह बात और साफ हो गई कि सिलसिलेवार तरीके से लोगों को गंदे पानी की सप्लाई की गई। लोगों ने रेड फ्लैग किया था, सुना नहीं। खबर तो यह भी है कि 1 साल पहले से रेड फ्लैग किया गया है, लेकिन फाइलें चल रही थीं और पानी गंदा बह रहा था। नर्मदा की जिस पाइपलाइन में ड्रेनेज का पानी मिल रहा था, उस पाइपलाइन को कई महीने पहले ही बदला जाना था, लेकिन निगम के जिम्मेदार अधिकारी टेंडर नहीं निकाल रहे थे। उनको करप्शन का डर था ना, यह कहा जा रहा है, मौत का डर नहीं था। 8 अगस्त 2025 को भागीरथपुरा इलाके की नर्मदा पाइपलाइन बदलने का टेंडर हुआ था। टेंडर की आखिरी तारीख 15 सितंबर शाम 6 बजे तक थी, जबकि टेंडर 17 सितंबर को दोपहर 12 बजे खोला जाना था। लेकिन 100 दिनों तक टेंडर खुला ही नहीं। 29 दिसंबर को शाम 4:30 बजे खोला गया। अगर टेंडर समय पर खुल जाता, पाइपलाइन बदल जाती, तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती और ना ही इतने लोग आज आईसीयू में होते, बल्कि ये सिस्टम आईसीयू में है। सोचिए, इस सिस्टम को कौन ड्रिप लगाएगा, ये भी सोचिए। स्थिति इतनी विस्फोटक है कि इंदौर के 60 में से 59 इलाकों में सप्लाई होने वाला पानी पीने लायक नहीं है। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सरकारी अथॉरिटी की ये चेतावनी है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक बार नहीं 3 बार भारत के सबसे स्वच्छ नगर निगम इंदौर को चिट्ठी लिखी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उन्हें बताया कि शहर के 60 में से 59 इलाकों में सप्लाई होने वाला पानी पीने योग्य नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2016, 17 और 17-18 के दौरान शहर के 60 स्थानों से पानी के सैंपल लिए। इनकी जांच रिपोर्ट 2019 में आई, जिसमें 60 में से 59 सैंपल फेल हो गए। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इंदौर के पीने वाले पानी में क्या मिला है। ध्यान से देखिए, इस जांच में पानी में टोटल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया मिला है, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक है और उल्टी, दस्त, पेट दर्द जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। वैसे इस रिपोर्ट के बाद भी नगर निगम के अधिकारी गहरी नींद में सोए रहे। कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी कीमत 15 लोगों की जान देकर चुकानी पड़ी है। और सवाल यह है कि क्या इस घटना से प्रभावित होकर देश के अलग अलग अथॉरिटीज, देश के अलग अलग सरकारें अपने राज्यों में कुछ कर रही हैं पानी के लिए, जो कि बेसिक फंडामेंटल राइट है एक इंसान का। इंदौर पर एमपी सरकार को विपक्षी दलों के साथ अपने भी घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस घटना को जीवन के अधिकार की हत्या कहा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि इंदौर में पानी नहीं, जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है, उन्हें सांत्वना चाहिए थी। सरकार ने घमंड परोस दिया। जबकि उमा भारती ने कहा है कि ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित होगा या फिर दंड। अगर इसके लिए दोषी किसी को ठहराया जाए तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार। अधिकारी भी दूध के धुले नहीं है, लगातार यहाँ बैठे हुए हैं तो भ्रष्टाचार के हिस्सेदार हैं। पर इसमें इसको लीड करती है बीजेपी की ये जो चुनी हुई जनप्रतिनिधियों की टोली। ऐसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति करना ये कांग्रेस ही कर सकती है और इसीलिए देश में लोग कांग्रेस को नापसंद करते हैं। देखिए, ये बहुत ही शर्म की, दुर्भाग्य की, पीड़ा की बात है कि आज़ादी के 78-79 साल के बाद भी इस देश में गंदा पानी पी के 20 लोग मर रहे हैं। बच्चों की जान चली गई। हम 8, 10, 12, 14 आंकड़े में बताते हैं। वो बच्चे थे, चिराग थे अपने घरों के, वो आंकड़ा नहीं था। ऐसा दौर हो गया है ना, अकाउंटेबिलिटी की बात ही नहीं, हेडलाइन मैनेजमेंट की बात है कि कैसे पूरी कहानी पलटने की कोशिश करो। इंदौर में हुई मौत मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों के लिए सबक है। इसका ट्रेलर भी सामने आने लगा है। उज्जैन नगर निगम लोगों से अपील कर रहा है कि पाइप से सप्लाई होने वाले पानी को सीधे ना पिएं, और अगर पानी पीने से उल्टी, दस्त या दूसरी कोई समस्या होती है तो शिकायत निगम कंट्रोल रूम में करें। इसके लिए शहर के गली मोहल्लों में अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है। नगर निगम द्वारा आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में पेयजल के दूषित होने की संभावना पाई गई है। अतः अगले आदेश तक नल के पानी को सीधे ना पिए। अत्यंत आवश्यक होने पर पानी को अच्छी तरह से उबालकर एवं छान कर पिए या उपयोग करें। यदि किसी भी व्यक्ति को उल्टी, दस्त, पेट दर्द या जल से संबंधित कोई भी समस्या हो तो तुरंत संपर्क करें। ये आम इंसान है, गिनी पिग नहीं, जो उल्टी दस्त होने के बाद जाएंगे। आपकी जिम्मेदारी बनती है साफ पानी देना। खैर, अब ट्रेन से सफर करने वाले यात्रीगण के लिए शुभ समाचार। वंदे भारत के बाद भारतीय रेलवे के इतिहास में जल्द एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। हिंदुस्तान में भी लोग जल्द बुलेट ट्रेन से यात्रा का आनंद ले पाएंगे। इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब महाराष्ट्र के पालघर में इस रूट की सबसे कठिन सुरंग को तैयार करने में रेलवे को ब्रेक थ्रू मिला है। यह इतनी बड़ी कामयाबी थी जिसमें हाई स्पीड कॉरिडोर को नई रफ्तार दे दी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सरकार ने बताया है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाली पहली बुलेट ट्रेन अगले साल 15 अगस्त से शुरू हो जाएगी। रेल मंत्री ने इसे लेकर प्रेजेंटेशन दिया, उन स्टेशनों के नाम बताए जहां से ये ट्रेन गुजरेगी।
अगर आप भी इन इलाकों में रहते हैं तो नाम नोट कर लीजिए। रेलवे की भाषा में कहें तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में कुल 12 स्टेशन हैं। महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत मुंबई से होगी, फिर ये ठाणे, वाह, विरार, बोईसर होते हुए वापी के रास्ते गुजरात में प्रवेश करेगी। वापी के बाद अगला स्टेशन बिलीमोरा आएगा, फिर सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद और सूरत के बाद आगे देखते जाइए। अहमदाबाद आएगा, भरूच आएगा, अहमदाबाद और आखिर में साबरमती स्टेशन आएगा। यानी महाराष्ट्र में 4 और गुजरात में 8 स्टॉपेज होंगे। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लगभग 508 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 348 किलोमीटर गुजरात में, 4 किलोमीटर दादरा नगर हवेली में, जबकि 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में। इस प्रोजेक्ट के तहत तैयार ट्रैक पर ट्रेन अधिकतम 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। हालांकि मुंबई से अहमदाबाद के बीच ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी। सोचिए जरा, अनुमान है कि 500 किलोमीटर का यह सफर तय करने में लगभग 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे। मुंबई अहमदाबाद के बीच अभी इतनी दूरी तय करने में 7 से 8 घंटे लगते हैं, यानी सीधे सीधे 5 से 6 घंटे का समय बचेगा। यह हाई स्पीड कॉरिडोर अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, सूरत और मुंबई जैसे बड़े शहरों को जोड़ेगा, जो भारत के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट लेके आएगा। इससे मुंबई अहमदाबाद के बीच इंटरसिटी यात्रा तेज, आसान और ज्यादा आरामदायक हो जाएगी। ओवरऑल इसमें 12 स्टेशन हैं। मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, ये हो गए महाराष्ट्र में, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, बड़ौदा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती टर्मिनल स्टेशन है। मुंबई टर्मिनल स्टेशन है। मुंबई का स्टेशन बीकेसी है और 3 डिपोज बने हुए हैं। क्या बात है। जिस बुलेट ट्रेन का सपना आज साकार होता दिख रहा है, क्या उसे पूरा करना इतना आसान था? जवाब है नहीं। इसके लिए रेलवे को कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, प्लानिंग करनी पड़ी, तब जाकर यह उम्मीद जगी है कि अगले साल से हम भी बुलेट ट्रेन में सवार होंगे। अगले साल भारत भी उस क्लब में शामिल होगा जिसमें जर्मनी, जापान और चीन समेत दुनिया के सिर्फ 20-21 देश हैं। रेलवे के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करना इसलिए मुश्किलों से भरा था क्योंकि महाराष्ट्र गुजरात सेक्शन पर कई जगह पहाड़ियों के बीच से ट्रेन गुजरेगी, जिसके लिए सुरंग बनाई जा रही है। लेकिन इन इलाकों में पहाड़ इतने सख्त हैं कि एक गलती पूरे प्रोजेक्ट पर भारी पड़ सकती थी। इतनी चुनौतियों के बावजूद सुरंग बनाने की समस्या को सुलझाकर भारतीय इंजीनियरिंग ने अद्भुत मिसाल पेश की है। इस रूट में सबसे बड़ी बाधा महाराष्ट्र के पालघर में थी। ध्यान से देखिएगा, पालघर में यह टनल महाराष्ट्र से गुजरात जाने वाले रास्ते का मुख्य द्वार है। इसके बिना ट्रैक आगे नहीं बढ़ सकता था। पालघर में टनल लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है, जबकि चौड़ाई इतनी कि इसमें 2 बुलेट ट्रेनें एक साथ गुजर सकेंगी। पालघर टनल को न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से बनाया गया है। इसमें पहले पहाड़ को ड्रिल किया जाता है, फिर हल्की ब्लास्टिंग होती है और तुरंत बाद कंक्रीट का छिड़काव करके उसे स्थिर किया जाता है। ये एक हॉर्सशू यानी घोड़े की नाल के आकार का होता है। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है हॉर्सशू, उस तरीके की सुरंग होती है। इसे इस तरह डिजाइन किया जाता है कि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ट्रेन गुजरे तो हवा के दबाव से यात्रियों के कान में तकलीफ ना हो। यह टनल पालघर के बरोली गांव के पास एक ऊंचे पहाड़ को काटती है, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के करीब है। पालघर की चट्टानें बेसॉल्ट पत्थर की हैं, जो बहुत सख्त होती है। इन्हें काटने के लिए बहुत सटीक ब्लास्टिंग की जरूरत थी ताकि पहाड़ धंस न जाए। यह इलाका घने जंगल और संवेदनशील पर्यावरण वाला है। काम के दौरान यह सुनिश्चित करना था कि आसपास के इकोसिस्टम और वन्य जीवों को नुकसान न पहुंचे। पहाड़ के दोनों तरफ से खुदाई शुरू हुई थी। 350 मीटर के अंदर दोनों छोर का 0 एरर के साथ मिलना एक बड़ी चुनौती थी। सोचिए, दोनों साइड से 0 एरर, जिसे सफलतापूर्वक हासिल किया गया। गुजरात में काम बहुत आगे बढ़ चुका था, लेकिन महाराष्ट्र में यह पहली बड़ी टनलिंग सफलता है।
ये संकेत है कि अब बुलेट ट्रेन का महाराष्ट्र सेक्शन भी रफ्तार पकड़ चुका है। आज बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। ये माइलस्टोन है माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू। टोटल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 टनल्स हैं, माउंटेन टनल्स, और एक अंडर सी टनल। और फिक्र में अब बात सत्ता विरोधी उस संघर्ष की, उस लहर की जो हर दिन युद्ध का रूप लेता जा रहा है। अब तक तो इसका नाम गृह युद्ध है, विरोध प्रदर्शन है, लेकिन जो इसमें नए ट्विस्ट आ रहे हैं, जो नई बयानबाजी हो रही है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि वर्ष 2026 का पहला युद्ध शुरू होने वाला है। तस्वीरों से आप समझ गए होंगे बात ईरान की हो रही है। बात ईरान की हो रही है, मतलब यह कि नए युद्ध की युद्धभूमि ईरान होने वाली है, जहां अब तक प्रदर्शन वाले पटाखे दिख रहे थे। बहुत जल्द वॉर वाले शोले भी भड़क सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को क्लियर मैसेज दे दिया है, लॉक्ड, लोडेड और रेडी टू गो। ये ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से निकले 3 नुकीले शब्द हैं, जो आज ईरान के सर्वोच्च नेता खमनेई की चिंता को बढ़ा रहे हैं। उनको ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या किसी भी वक्त ईरान पर अमेरिका बम बरसा सकता है, क्या किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर मिसाइल दाग सकता है, किसी भी वक्त अमेरिका ईरान में तबाही ला सकता है। फिक्र की इस रिपोर्ट पे देखें। इन 2 तस्वीरों को देखिए। अब से ठीक 2 दिन पहले व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई। इसके बाद ईरान के अलग अलग शहरों में खमनेई के खिलाफ विद्रोह लगातार बढ़ता चला गया। आज ईरान तख्ता पलट की कगार पर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईरान में बगावत के पीछे ट्रंप या नेतन्याहू का हाथ है, लेकिन ईरान में एक बड़ा वर्ग मान रहा है कि ईरान में हिंसक प्रदर्शन के पीछे विदेशी साजिश है। लेकिन अब इन तस्वीरों ने ट्रंप को भड़का दिया है। इन तस्वीरों को देखकर ट्रंप बेहद गुस्से में है, क्योंकि पूरे ईरान में हो रहे प्रदर्शन में पिछले 24 घंटों में ही 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 17 लोग घायल हो गए हैं। पहले ट्रंप का गुस्सा बढ़ाने वाली इन तस्वीरों को देखिए। ईरान के अजनाबे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन फूंक दिया। 3 प्रदर्शनकारियों की मौत के बदले जगह जगह आगजनी की गई। नहाबंद शहर में प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने पुलिस घेरा तोड़कर 5 मुख्य चौराहे जाम कर दिए। आधी रात को 4 इलाकों में हिंसा हुई। ईरान के खुजेस्तान में लोगों ने पूर्व IRGC कमांडर कासिम सुलेमानी की 15 फीट मूर्ति जला दी। ये तस्वीरें फार्स राज्य के कावर से आई हैं। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। इसके अलावा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। ईरान के मसाद शहर में एक सरकारी इमारत को आग लगा दी गई। इसके बाद गार्ड्स ने प्रदर्शनकारियों पर कई राउंड फायर किए। ये वीडियो पुलिस की गोली में मारे गए प्रदर्शनकारी खोदात शेरवानी के जनाजे का है। यहाँ भी खुलेआम डेथ टू खमनेई के नारे लगे। ये वीडियो तेहरान के ताहरीबार स्क्वायर से आया है। यहाँ भी ईरानियों ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा, न गाजा न लेबनान, ईरान के नाम हमारी जिंदगी कुर्बान। ईरान के बबोल शहर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधी झड़प हुई। इसमें कई लोगों को चोट पहुंची। इन तस्वीरों को देखकर ट्रंप ने कहा है, अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया गया तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। अगर प्रदर्शनकारियों को गोली मारी गई और उनकी हत्या की गई तो अमेरिका पूरी तरह तैयार है। इसके बाद खमनेई सरकार ने भी ट्रंप की धमकी का जवाब दिया। खमनेई के सलाहकार अली शमखानी ने कहा, ईरान को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी हाथ को टारगेट पर पहुंचने से पहले काट दिया जाएगा। ट्रंप समझ लें कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए स्पष्ट रेड लाइन है। यानी हम कह सकते हैं कि ईरान में महंगाई को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन 2 देशों के बीच युद्ध की वजह भी बनता दिख रहा है। अगर अब एक भी प्रदर्शनकारी की मौत हुई तो देखना होगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
अब जरा उस अमेरिका का हाल देखते हैं जो खुद को सुपर पावर कहता है और अपने हथियारों पर बहुत घमंड करता है। साल के पहले ही दिन अफगानिस्तान ने उसके घमंड को आसमान से जमीन पर लाकर पटक दिया है। ये वीडियो उसी का सबूत बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन का मलबा है जिसे अफगानिस्तान के किसी इलाके में मार गिराया गया है। आपको बता दें कि MQ-9 रीपर अमेरिका का सबसे एडवांस्ड ड्रोन है और इस तरीके से उसके मलबे की तस्वीर सामने आना अमेरिका के लिए शर्मनाक बात है। जिस जगह ये ड्रोन गिरा है वो इलाका अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिम में है और इसे रणनीतिक लिहाज से अत्यंत संवेदनशील है कहा जाता है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि इस इलाके में अमेरिका के सबसे घातक ड्रोन को पहुंचाने के पीछे किसका हाथ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस MQ-9 रीपर ड्रोन को क्रैश वाली जगह के करीब 2000 किलोमीटर दूर कतर के उदेद एयरबेस से ऑपरेट किया जा रहा था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ये ड्रोन पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था। इस ड्रोन को सैटेलाइट के जरिए भी कंट्रोल किया जाता है। ऐसे में कुछ का मानना है कि कंट्रोल लिंक टूटने और सिग्नल में खराबी की वजह से हादसे का शिकार हुआ, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इस घातक ड्रोन को अफगानिस्तान की सेना ने मार गिराया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के किसी बेस का इस्तेमाल करके अमेरिका ने यह ड्रोन अफगानिस्तान में भेजा। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अफगानिस्तान के तमाम गुटों पर निगरानी के लिए अमेरिका अपने ड्रोन ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। ये ड्रोन एक तरह के अमेरिका का सबसे उम्दा जासूसी और अटैक ड्रोन है। MQ-9 रीपर को अमेरिका का सबसे भरोसेमंद और घातक ड्रोन माना जाता है। इसके पंखों का फैलाव करीब 20 मीटर है और यह लगातार 27 घंटे से ज्यादा उड़ान भर सकता है। 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ते हुए ये एक अदृश्य रहकर निगरानी कर सकता है।